भी नहीं पता होता है और किसी व्यक्ति को पता नहीं होता है कि क्या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्या पूछेगा। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इंटरव्यू में, बस कॉन्फिडेंट रहना है। और कॉन्फिडेंट के साथ जो है एक काम होता है उसको भी मेंटेन करना है, मतलब आपको शालीनता भी मेंटेन करनी है और शालीनता के साथ साथ जो है आपको अपना जवाब भी देना है। ये दोनों चीज़ों को साथ में मेंटेन करना होता है। तो अपना जो अनुभव है वो हम लोग शेयर करेंगे, लेकिन मोटा-मोटी अगर इंटरव्यू अनप्रेडिक्टेड है तो फिर तैयारी कैसे किया जाए? क्या इंटरव्यू का स्पेशल तैयारी होता है? तो हाँ, इंटरव्यू का स्पेशल तैयारी होता है। किसी कहीं बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता इसको नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग मॉक लेंगे आने वाले समय में, तो मॉक में कई सारी चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन जो है इसको एक आउटलाइन बना लेना चाहिए इंटरव्यू को। आउटलाइन इन द सेंस कि आपको क्या-क्या तैयारी करना है और क्या-क्या टॉपिक पे तैयारी करना है। तो अगर मैं अपने इंटरव्यू की बात करूँ तो मुझे लगता है कि इसको आप लोग अगर 5 भाग में डिवाइड करेंगे तो बेहतर होगा इंटरव्यू को। पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को 5 भाग में डिवाइड किया जाए। पहला भाग होगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कभी आपसे नाम नहीं पूछेगा या जिला का भी नाम नहीं पूछता है कि आप किस जिला से हैं। हाँ, लेकिन ये पूछ सकता है कि आपने 10th कब किया है या 10th कहाँ से किया है, ये पूछा जा सकता है। 12th कब किया है, 12th कहाँ से किया है, ये पूछा जा सकता है। और ग्रेजुएशन कब किया है, कहाँ से किया है, ये पूछा जा सकता है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पूछा जाए, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको तैयार करना चाहिए। इसमें तैयारी की क्या आवश्यकता है? 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है और ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ये तीनों में तैयारी की आवश्यकता है क्या? देखिए, अगर 10th आप कहीं किसी ऐसे स्कूल से किए हैं, जिस स्कूल का नाम मान लीजिए मान लेते हैं कि उसका नाम किसी अ अ, वीर कुँवर सिंह स्कूल मान लीजिए, तो फिर वीर कुँवर सिंह के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जो स्कूल आपका जो भी स्कूल है या केंद्रीय विद्यालय से मान लीजिए कुछ लोगों ने 10th किया होगा, किसी ने नवोदय विद्यालय से 10th किया होगा, तो नवोदय का फिर आपको ब्रीफ पता होना चाहिए कि नवोदय विद्यालय की शुरुआत कब से हुई थी या केंद्रीय विद्यालय से किए हैं तो केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत कब से हुई थी, केंद्रीय विद्यालय के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, नवोदय विद्यालय की शुरुआत कब से हुई थी, नवोदय विद्यालय के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, ये सब बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इंटरव्यू का तैयारी जो भी कीजिएगा, नॉर्मली हम लोग भी तैयारी करते थे, तो एक एक कॉपी हम लोग बनाए हुए थे, उस कॉपी को हम लोगों ने 5 भाग में डिवाइड किया। पहला भाग जो मेरा था, हम लोगों का था कि बेसिक इंट्रोडक्शन पे हम लोग काम करते हैं। अब बेसिक इंट्रोडक्शन इसको खुद से आप लोग बनाइए, बढ़िया रहेगा। चूँकि यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबका 10th अलग-अलग स्कूल से किए होंगे सब। तो आपके 10th का स्कूल या 12th का स्कूल, इस स्कूल में जो है अगर कुछ लगता है कि यूनिकनेस है, या मान लीजिए किसी ने बनारसी से किया, बनारस से किया, बनारस से किया, तो वैसे कंडीशन में फिर बनारस के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। वहाँ की इम्पोर्टेंट चीज़, वहाँ के हिस्टोरिकल कुछ बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा सकता है। कोई ऐसा लोकेशन मान लीजिए किसी ने शिमला से किया, तो फिर शिमला के बारे में पूछा जा सकता है। शिमला के हिस्टोरिकल लोकेशंस के बारे में पूछा जा सकता है, चूँकि अंग्रेज के समय में शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करती थी। ये राजधानी कब बना था? पहली बार कौन वहाँ पे शिमला में जो है उस राजधानी जब बना था तो पहली बार कौन वहाँ वायसराय गए हुए थे? अभी भी आप लोगों को बता दूँ मैं कि भारत दर्शन के दौरान हम लोग जो है शिमला गए थे। अब देखिए शिमला से याद आ गया। तो शिमला जो गए थे तो शिमला में अभी भी प्रेसिडेंट हाउस वहाँ पे है, राष्ट्रपति भवन वहाँ पे है और ये नियम है कि शिमला एक बार अभी भी प्रेसिडेंट वहाँ जाएँगे ही, जो सिटिंग प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, तो वो एक बार साल में उनको जाना ही जाना है शिमला, ठीक है? तो ये प्रोटोकॉल भी है, ये नियम भी है। तो ये सोचिए उस समय अंग्रेज के समय में ये परंपरा शुरू हुई थी, वर्तमान तक चल रहा है। तो इंटरव्यू जो लेता है वो किस धारा में बहेगा आपको पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है, लेकिन आउटलाइन हम लोग को बना लेनी चाहिए था। 10th आपने कहाँ से किया है, 10th कब किया है, 12th कब किया है, 12th कहाँ से किया है और उस जहाँ से भी किया है आप उस स्कूल का नाम अगर कुछ यूनिक नाम है तो उसपे आप लोग बना लीजिए, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फिर पता कर लीजिए, लिख लीजिए। या वो सिटी जहाँ पे आपकी स्कूल अवस्थित है वो अगर कुछ हिस्टोरिकल जगह पे है तो उस जगह के बारे में आप लोग एक आउटलाइन बना लीजिए कि हाँ, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये हमको तैयार करना चाहिए, वो तैयार करना चाहिए। तो इस तरह से लगभग हमको लगता है कि 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो आप 10th के बैकग्राउंड पे, 12th के बैकग्राउंड पे, दोनों के बैकग्राउंड पे बना लीजिए। उसके बाद जो है एक इसी में बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ-साथ हॉबीज़ का भी आप लोग देख लीजिए। हॉबीज़ जो है जो अ अ
भगत सर का मेरा बोर्ड था, तो भगत सर के बोर्ड में जो है भगत सर ही जो चेयरपर्सन थे, भगत सर थे, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था हॉबीज पे। तो उस समय मैं यूट्यूब वीडियो काफ़ी बनाता था, तो काफ़ी हम लोग सोचे कि मतलब मेरे दिमाग में भी लगा कि नहीं हॉबीज में क्या डालें, हॉबीज में क्या डालें, चूंकि एज सच हॉबीज याद आता है इंटरव्यू के समय में। नॉर्मली लोगों को हॉबीज स्मरण रहता है, या कुछ लोग हो सकता है कि हॉबीज पे काम किए हों, कुछ लोगों का जेन्युइन हॉबीज होता हो, लेकिन मैक्सिमम लोग, आप यहाँ भी ऐसे लोग होंगे कि जो सोच रहे होंगे कि मैं हॉबीज क्या डालूं। तो ऐसा हॉबीज मत डालिए जो कि जिसमें आप ट्रैप हो जाए, जिसमें फंस जाए। ठीक है। कई सारा चीज हॉबीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हॉबीज से पूछा जाएगा तो कई सारा चीज पूछा जा सकता है। हमारे एक मित्र थे सोनू जी, जो कल हो सकता है कल या परसों आए होंगे। तो सोनू जी ने ट्रैवलिंग को अपना हॉबीज दिया था, क्योंकि वो घूमते बहुत थे, साल में 2 या 3 ट्रिप वो कर लेते थे। मैंने जो हॉबीज डाला था यूट्यूब वीडियो बनाना, चूंकि इंटरव्यू के समय तक मैंने 500 वीडियो लगभग बनाया था यूट्यूब पे। तो यूट्यूब वीडियो बनाना डाला था, तो उन्होंने फिर यूट्यूब वीडियो पे मैंने तैयारी किया था कि यूट्यूब का जो है स्थापना कब हुआ था, यूट्यूब को गूगल ने कब एक्वायर्ड किया था, यूट्यूब का जो है वर्तमान का चेयरमैन कौन है। ये सब क्वेश्चन जो है लगभग 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक हम लोग तैयार किए हुए थे हॉबीज पे इस तरह से। लेकिन उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि यूट्यूब देखने वाले लोगों की संख्या जो है लगभग कितना ड्यूरेशन का वीडियो ऐसा होता है कि जो ज्यादा लोग देखते हैं। तो मैंने बोला सर 5 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के बीच का जो वीडियो होता है, या जो शॉर्ट वीडियो होता है, लगभग 5 मिनट तक का वीडियो लगभग वो लोग ज्यादा देखते हैं। तो ठीक है, इसी में कन्विंस थे वो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछे। लेकिन अगेन हॉबीज जो आप सिलेक्ट कीजिएगा तो सोच समझ के कीजिएगा। ऐसा हॉबीज नॉर्मली रखिएगा, और कोई भी हॉबीज रखिएगा तो उस पर क्वेश्चन बेसिक बैकग्राउंड तैयार कर लीजिएगा। अच्छा रहेगा कि वो आप हॉबीज जो है एक्चुअल में आपका हॉबीज हो तो बहुत बढ़िया है। अगर वो आपका हॉबीज नहीं है तो ऐसा हॉबीज क्रिएट कीजिए, ऐसा हॉबीज बनाइए जिससे जो है आप आसानी से उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं, या उससे आपकी जो है बेसिक नॉलेज, या उससे आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो ऐसा हॉबीज आप बनाइए। तो यहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन पूछना है बेसिक इंट्रोडक्शन और हॉबीज में तो बताइए, फिर चर्चा करते हैं हम लोग। सर इंट्रो में गुड इवनिंग। इंट्रो में सर नाम नहीं बोलना है और डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं बोलना है सर। नहीं, तो पूछा ही नहीं जाता। तो अगर सर पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो सर उसमें किस तरह से बोलना सही नहीं, रहेगा? ऐसा इंट्रोड्यूस अब योरसेल्फ आपको नहीं कहा जाता है। कुछ बोला जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ऐसा कोई नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है। सर इंट्रो में बस बेसिकली जो है आपने 10th कब किया है, आपने 10th कहाँ से किया है, ठीक है, तो वो पूछा जाएगा। आपने 12th कब किया है, कहाँ से किया है, ये पूछा जा सकता है। ग्रेजुएशन कब किया है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ये इंट्रोडक्शन में बेसिक इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा। नमस्ते सर। सर मैं पवन बोल रहा हूँ। जी। सर जैसे कि मेरा हॉबी ऐसे कुछ मतलब पर्टिकुलर नहीं, 2-3 चीज़ अच्छे लगते हैं, लेकिन चेस भी मैंने खेला है, तो बचपन में भी खेला और अभी भी खेलता हूँ फ्रिक्वेंटली। लेकिन उतना डीपली उसके बारे में पता नहीं है, तो अभी मैं काम कर रहा हूँ 2-3 दिन से, बहुत चीज़ें जानकारी हुई। तो किस टाइप के सर प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे फँसाने वाला हो या नॉर्मल प्रश्न हो? तो 2-3 प्रश्न की प्रकृति जैसे चेस सर कुछ ज़्यादा जटिल हो जाएगा क्या? नहीं, ज़्यादा जटिल कुछ है नहीं ऐसा। अगर आप इस पे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, जैसे कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी थी जो मुझे याद है कि जिसके भाई मतलब 2 या 3 बहन थी, और तीनों ने जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था। हाँ तो सर, इस वो तरह आज पढ़ रहे थे सर, वो पढ़ रहे कौन होंगे ना। सी? हाँ, एक ही हाँ। फैमिली के शायद 3 बहन थी, ऐसा तीनों ने जीता था। जी, जी। इस सब को तैयार रखिए। उसके बाद चेस में जो है मान लीजिए कि कौन-कौन सा चैंपियनशिप चेस में होता है। भारत के सबसे कम उम्र का चैंपियनशिप कौन किसने जीता था? विश्वनाथ आनंद सबसे अधिक बार किसने जीता है? जी, ये बेसिक क्वेश्चन तैयार करके रखिए। चेस के बोर्ड से भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको पूछ दे। जी। ठीक है? तो तैयारी करके रखिए। इसलिए मैं बोला कि हॉबीज़ का एक अलग सेक्शन, इंट्रो और हॉबीज़ का लगभग 10-15 क्वेश्चन आप तैयार करके रखिए, 20 क्वेश्चन तैयार करके रखिए, और उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मुझे लगता है कि चेस खेलने वाले लोग भी होंगे वहाँ पे, इंटरव्यू पैनल में होंगे। हाँ तो सर, निश्चित आप पूछ सकते सर नमस्ते सर सर। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्ते। सर न्यूज़पेपर रीडिंग को अपना हॉबी बस कर सकते हैं सर? नहीं, न्यूज़पेपर रीडिंग हॉबीज़ मत कीजिए। सर साइकिलिंग कैसा रहेगा? देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना कि चूज़ आप कीजिए, ठीक है? लेकिन हॉबीज़ ऐसा चूज़ कीजिए जिस पे आप खुद डिसाइड कीजिए। ठीक है? सर मेरा मुझे साइकिलिंग ही पसंद है, तो रख सकते हैं ना? क्या?
साइकिलिंग करना ही मुझे पसंद है। हाँ बिल्कुल रखिए, क्या दिक्कत है, बिल्कुल रखिए, कोई सुनिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं अद्भुत बोल रहा हूँ। तो सर आपसे एक चीज़ पूछना था कि जैसे मेरा हॉबी है वॉचिंग मूवीज, क्राइम थ्रिलर एंड ऑल फिक्शनल मूवी, बायोग्राफिक बेस्ड मूवीज। तो इसमें सर क्या क्या पूछा जा सकता है, मतलब क्या चांसेस हैं, क्या स्कोप है इसका, लगभग आप ये थोड़ा बता देते प्लीज। देखिए मेरा हॉबीज तो नहीं था इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन यही मान लीजिए मूवी में बहुत सारा चीज पूछा जा सकता है, ठीक है। कई सारा चीजें कुछ पूछा जा सकता है। ये मिशन करके कोई है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? आपका माइक की वजह से ना थोड़ा सा ये हो रहा है डिस्टर्बेंस। सर तो इसमें नैरो डाउन करना चाहिए क्या कि मूवी में भी कौन सा जॉनर देखते हैं, या इस हाँ जी, क्राइम नहीं नैरो डाउन कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, और जो जॉनर दीजिएगा उसमें आप तैयार कर लीजिए कुछ, मतलब मान लीजिए जो ऑस्कर के लायक कुछ मूवी अगर हुआ है तो वो कर लीजिए, इंडिया में जो कुछ बेहतरीन मूवी बना है उसका कर लीजिए, कुछ एक्टर का कर लीजिए, अच्छा। जो समझिए एक्टर वगैरह है उसको कर लीजिए, कुछ डायरेक्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, तो ये सब ठीक है। ओके सर। ठीक है, रहा था तो इस गुड तरह इवनिंग कुछ, सर। हाँ गुड साइकिलिंग का इवनिंग। गुड background इवनिंग सर, मैं यश बोल रहा हूँ। सर मेरा ग्रेजुएशन हुआ है लॉ से, BHU से। तो सर अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा तो सर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आई हैव कंप्लीटेड माय BA LLB फ्रॉम BHU विद स्पेशल इंटरेस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आपसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यस आपसे जरूर, चूंकि BHU से आप ग्रेजुएट हैं तो बनारस के बारे में भी आप पूरी अच्छी से तैयारी कीजिए, और BHU के बारे में बहुत अच्छा से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। BHU को यस भी सर। कैसे कैसे सर बनाया। यस सर, जैसे मैं ये सोच रहा था ना कि सर ऐसे अगर बस इतना बताएंगे कि लॉ से ग्रेजुएट है सर, तो एम्बिट सर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सर मेरा इंटरेस्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में है, तो ऐसे एक लाइन ऐड कर सकते हैं क्या विद स्पेशल इंटरेस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, या फिर ये निगेटिव नहीं चला नहीं, जाएगा? ये सब मत कीजिए। देखिए एक चीज याद रखिए, ओके बहुत सर। ज्यादा अपने आप को शो ऑफ भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा कि इंटरव्यू जो लोग लेते हैं वो आपसे ज्यादा स्मार्ट, ये मान के चलिएगा। यस सर। सर तो लॉ में सर फिर कैसे इसको प्रिपेयर करें सर, बहुत बड़ा एम्बिट है उसका। तो बेसिक चीजों को, अच्छा बेसिक चीजों को जो, अच्छा ठीक है मैं उस पर आऊंगा, ग्रेजुएशन में मैं आऊंगा, ठीक है। पहला मेरा जो पॉइंट था, एक काम करता हूँ मैं अपना पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन लेता हूँ, बढ़िया रहेगा। प्रदीप जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सर, सर मैंने सर अपना हॉबी सर जो है गार्डनिंग रखा है सर। तो ये सर मतलब हॉबी रखा जा सकता है सर? बिल्कुल रखा जा सकता है। हम लोग के 56 से 59 बीपीएससी के जो टॉपर थे, पहला रैंक थे, संजीव कुमार सज्जन सर, उन्होंने गार्डनिंग ही रखा था, ठीक है। अगर गार्डनिंग आप करते हैं तो बिल्कुल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक चीज याद रखिए, मुझे लगता है कि इंटरव्यू जो प्रोसेस है ना, बहुत सिंपलीफाई इसको प्रोसेस समझिए, कि अगर इंटरव्यू जो लेता है उसके ईगो को हर्ट मत कीजिए, पहली बात, ठीक है। और अगर ईगो को हर्ट के या कहीं इस तरह से आपके कुछ निकला, स्लिप ऑफ टंग आपके हुआ, तो वो आपको कैच करके पूरा इंटरव्यू उसी पे लेके चला जाएगा, समझ रहे हैं? ये चीज याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू फिक्स होता है, आप जाइएगा, मान लीजिए अगर पूछिएगा, एक मूवी का नाम ही कोई बता रहे थे कि मूवी के नाम पे ही पूरा पूरा हो सकता है इंटरव्यू समाप्त हो जाए आपका, समझे? ऐसा नहीं करना। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। पहला तो ये है कि आप जो है अपना बेसिक इंट्रोडक्शन और हॉबीज ये तैयार कर लीजिए। इस पे जो है बेसिक इंट्रोडक्शन पे भी 15-20 क्वेश्चन, हॉबीज पे भी 15-20 क्वेश्चन, क्या क्या पूछा जा सकता है आप खुद सोच कर देखिए। जैसे मान लीजिए मूवी पे पूछ रहे थे आप, तो आप खुद अगर इंटरव्यू लेते तो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो उस तरह से कुछ तैयार करके आप रखिए। हो सकता है रिसेंट कोई ऐसा मूवी हो, इंडियन मूवी हो ऐसा जो कि ऑस्कर में गया हो, या रिसेंट मूवी जो है कुछ बहुत अच्छा किया हो। जैसे कंतारा अभी देख रहे थे हम, कंतारा चैप्टर 2, तो कंतारा चैप्टर 2 में भी जो फिर मान लीजिए अगर मूवी पूछा जाएगा, तो कंतारा चैप्टर 2 में जो ट्रेडिशन को दिखाया गया है, तो आपको पूछा जा सकता है कि क्या आदिवासी ट्रेडिशन जो है आज के समय में जो है ये विलुप्त होता दिख रहा है, या हो सकता है आदिवासी को लेकर के फिर भारत सरकार या बिहार सरकार को पहले ही आपसे पूछा जा सकता है। वहीं से इंटरव्यू शुरू करेगा, हो सकता है उसी पर पूरा पूरा इंटरव्यू समाप्त कर दें, ठीक है। तो हो सकता है कि एक मतलब इंटरव्यू एक ऐसा चीज होता है कि जो अनप्रिडिक्टेड है, तो आप इंटरव्यू को कैसे मोल्ड करना, बहुत लास्ट में बताऊंगा कि इंटरव्यू किस तरह से मोल्ड किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो पहला पॉइंट मेरा था कि बेसिक इंट्रोडक्शन और हॉबीज तैयार कीजिए, और एक अलग से सेक्शन बना लीजिएगा किताब में, बुक्स में अगर मान लीजिए बनाइएगा, तो जैसे इसको 5 भाग में किस कॉपी को भाग डिवाइड कर लीजिएगा। एक सेक्शन जो है आप रखिएगा बेसिक इंट्रोडक्शन और हॉबीज का, दूसरा सेक्शन आप रखिएगा वर्क एक्सपीरियंस और वर्क गैप का। वर्क एक्सपीरियंस, वर्क गैप और ग्रेजुएशन, ये तीनों एक साथ में कर देता हूँ। चूंकि ग्रेजुएशन जो है, मान लीजिए आप कहीं से ग्रेजुएशन किया,
तो ग्रेजुएशन पे ठीक-ठाक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कोई लॉ ग्रेजुएट है और वहाँ पे कोई लॉ का मान लीजिए वहाँ मिल गए टीचर, और नहीं भी लॉ टीचर मिले तो रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस ज़रूर होते हैं वहाँ पे, रिटायर्ड आईएएस भी ज़रूर होते हैं। तो रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस को लॉ की पर्याप्त जानकारी होती है। हम लोगों को भी जो ट्रेनिंग दिया जाता है तो लॉ पढ़ाया जाता है, लॉ का अलग सेक्शन होता है। तो सोचिए हम लोगों को जब लॉ पढ़ाया जाता है इन जनरल सभी लोगों को, तो अगर रिटायर्ड आईएएस होंगे, रिटायर्ड आईपीएस होंगे तो उसको लॉ की कितनी जानकारी होगी? तो वो लॉ को फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, या किसी केस को लेकर के स्पेशली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फिर। तो ग्रेजुएट अगर आप हैं मान लीजिए, तो ग्रेजुएशन का पूरा आप इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तैयार करके रखिए। बेसिक देखिए, बहुत डीप में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक जगह अगर आप गलती कीजिएगा तो ये बहुत अक्षम्य है। सर लॉ में बेसिक क्या हो सकता है? जैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो सकता है, आईपीसी मतलब क्रिमिनल लॉ हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इंटरनेशनल लॉ हो सकता है। तो इसके अलावा भी और कुछ? नहीं, इतना में ही हो सकता है, लेकिन जैसे मान लीजिए सीआरपीसी का कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन तो सीआरपीसी समाप्त हो गई। जैसे धारा आर्टिकल 144 चल रहा था। आर्टिकल 144 का वर्तमान में क्या नाम दिया गया? जो चेंज किया गया 166 या 167 से दिया गया बीएनएस का, क्या है इसका सेक्शन भी याद रहना चाहिए। तो भाई ये बेसिक मतलब ये तो मस्ट है ना, समझे? आप पूरा लॉ के स्टूडेंट है और आर्टिकल 144 जो लगता है कहीं पे भी अभी। सर हम लोग 2023 के ग्रेजुएट है सर, ये अभी आया है, हम लोग के कॉलेज टाइम में था भी नहीं। ओह, मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता है कि अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन समाप्त हुई ना, तो इलेक्शन समाप्त हुई, जहाँ हम लोग को काउंटिंग सेंटर था, तो काउंटिंग सेंटर के जो है 500 मीटर के रेडियस में या जहाँ इनफैक्ट बूथ वगैरह होता है वहाँ पे जो है आर्टिकल 144 लग जाता है। ठीक है, सीआरपीसी का जो 144 था वो लग जाता है। 144 वर्तमान में बीएनएस का कहाँ पे है 144? ये जानकारी होना चाहिए, ये मस्ट है। मतलब ये अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर ये अक्षम है। अक्षम समझ रहे हैं ना? अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं बता पाए तो अक्षम है। फिर हो सकता है मैथ का कोई टिपिकल क्वेश्चन आप नहीं बता पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको बहुत इशू नहीं है, लेकिन जो है बेसिक क्वेश्चन अगर मैथ का नहीं बता पाइएगा तो अक्षम है। बहुत डीप में नहीं पढ़। ओके सर, ओके सर। सर इसका तो हमको लगता है 163 हुआ है शायद बीएनएसएस का। अब देखिए, अब एग्जैक्टली आपको जानकारी नहीं है तो ये सही नहीं है। इसका मतलब आप तैयारी नहीं की बीएनएसएस, समझे? हाँ सर, वो 4-5 इंपॉर्टेंट सेक्शन था ना, जैसे मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड दिया जाता था, कितना होता था पहले, समझे? यस सर। कितना था? सर जैसे अब एक नया पनिशमेंट 302 में पनिशमेंट डिफाइन है। हाँ, नहीं 302 में था। 10-15 ठीक है, नॉर्मली मान लीजिए लॉ ग्रेजुएट है तो 10-15 ऐसा जो है सेक्शन है ना, जो मान लीजिए बहुत फेमस हुआ करता था सीआरपीसी के समय में या आईपीसी के समय में, तो इस तरह का 10-15-20 सेक्शन जरूर आपको याद होना चाहिए, जो फेमस सेक्शन था, जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे जो हर जगह लागू होता है इनफैक्ट। ठीक है, तो ऐसा जो है ऐसा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरह से देखिए, वही मैं बोला हूँ, ग्रेजुएट अगर आप हैं कहीं से भी, किसी भी सब्जेक्ट के ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएशन का जो है, जो जैसे मैं पबेट था मेरा ऑप्शन लोक प्रशासन, तो पबेट में पोस्ट कर्व सिद्धांत पूछ दिया था। तो पोस्ट कर्व तो नॉर्मल है, अगर आप पबेट मान लीजिए मेरा ऑप्शनल है और पोस्ट कर्व हमको जानकारी नहीं है पोस्ट कर्व क्या होता है, तो फिर तो दिक्कत है। देखिए ये एक चीज याद रखिए, ये आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है, समझे? ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का नॉर्मली टेस्ट होता है, समझे? नॉलेज का टेस्ट तो आपको एग्जाम में लिया गया ऑलरेडी, मेंस अगर क्वालिफाई किए हैं तो उसमें लिया गया, लेकिन ये जो चीज ये टेस्ट है प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट है। ये सब प्रेजेंट ऑफ माइंड में ही आता है। ये जो मैं बोला हूँ कि आर्टिकल 144 का जो है वो क्या उसका होगा, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो दूसरा मेरा जो सेक्शन है वर्क एक्सपीरियंस, पहले ग्रेजुएशन पे आ जाता हूँ। ग्रेजुएशन पे जो है आपका ग्रेजुएशन जो है जगह यूनिवर्सिटी कहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का अगर कोई ऐतिहासिक है, जैसे बीएचयू से किए हैं तो बीएचयू का एक अपना इतिहास है, तो फिर बीएचयू का इतिहास भी याद रखिए। बीएचयू का वर्तमान में कुलपति कौन है, पहला कुलपति बीएचयू कौन थे, गांधी जी भी क्या जुड़े हुए थे बीएचयू से, या कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बीएचयू का, वो जरूर देखिए। बनारस से, चूंकि बीएचयू से फिर बनारस आपका जुड़ा हुआ, बनारस से आपको जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जुड़े हुए हैं, तो बनारस में क्या क्या इनिशिएटिव कुछ किए हैं माननीय मोदी जी के द्वारा, कुछ इनिशिएटिव एक्स्ट्रा किया गया, तो उसकी भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मैं बोला पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा ये पता नहीं है, ना आपको पता ना मुझे पता है, लेकिन इतना आपको तैयार करना, ठीक है? तो ग्रेजुएशन का जो आपको जहाँ से जिस यूनिवर्सिटीज की है उसकी जानकारी होनी चाहिए, वो अगर अच्छी लोकेशन में, या लोकेशन जो है उस लोकेशन का भी बेसिकली जानकारी होनी चाहिए। और
इसके अलावा ग्रेजुएशन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है नॉर्मली कि ग्रेजुएशन किस तरह से आपको लिंक कर सकता है, इन द सेंस कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेजुएशन कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किस तरह से जो है इम्पैक्ट कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को किस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन में उसको ढाल सकते हैं। किसी का मान लीजिए साहित्य ऑप्शनल है, तो साहित्य किस तरह से आपको वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो सकता है। हिस्ट्री ऑप्शनल है किसी का, तो हिस्ट्री किस तरह से वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेशन में आप हिस्ट्री को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल को किस तरह से वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं। इस पे बहुत पर्सपेक्टिव है, समझे। इसका ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री को एडमिनिस्ट्रेशन में यूज नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण देता हूँ, मेरे यहाँ एक जहाँ मैं वर्तमान में वीडियो हूँ, वहाँ पे एक कलना मंदिर है और एक स्थान और है जो कि फुलहर स्थान जिसको बोलते हैं। माँ सीता और भगवान श्री राम का प्रथम मिलन स्थल जो है वो इसी हम लोग के ब्लॉक के क्षेत्र में ही है। तो आते ही हमको मौका मिला वहाँ पे उसको डेवलप करने के लिए, तो आते ही जो है उसका प्रपोजल बनाकर बिहार सरकार को हम लोग भेजे और इधर ही जनवरी में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ है। 31 करोड़ रुपया उसको दिया गया डेवलप करने के लिए। अब सोचिए कि वो हिस्टोरिकल प्लेस है, वो अगर डेवलप होगा और बन जाएगा, शुरू हो गया काम, 1 साल के अंदर बन जाएगा, तो आसपास के लोगों को रोजगार कितना हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो सकता है। लोगों को जो है रोजगार हो जाएगा, लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होगा, लोगों की जिंदगी में बढ़ोतरी होगी, टूरिस्ट स्पॉट के रूप में एक डेवलप हो जाएगा ये सब जगह, होटल वगैरह बढ़ेगा, रेस्टोरेंट बिजनेस बढ़ेगा। उसके बाद जो हॉस्पिटैलिटी की जो जितनी भी पार्ट होती है, सर्विसेज सेक्टर जो होती है, वो सब ग्रोथ होगी। तो एक कह सकते हैं कि एक हिस्ट्री को जो है वर्तमान के लोगों से कनेक्ट करने का मुझे ऑप्शन मिला, मुझे मौका मिला, उसको मैंने कनेक्ट करने का प्रयास किया। यही सोच कर रखिएगा आप कि अगर आप वर्तमान में जो आपका ऑप्शनल है, उस ऑप्शनल को किस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से उसको जोड़ सकते हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जो है उसका यूज कर सकते हैं, कैसे लोगों की लाइफ को बेहतर करने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसको इस रूप में आप लोग देखिएगा। इसके अलावा जो है एक वर्क एक्सपीरियंस जो है, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो काम का जो एक्सपीरियंस है वो आप जो जरूर उसको जो है तैयारी कीजिएगा। क्वेश्चन कोई मान लीजिए बीटेक किए हुए थे कंप्यूटर साइंस से, या कोई किसी चीज में काम किए थे, तो वो काम का एक्सपीरियंस से फिर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है निश्चित तौर पे। कोई रेलवे में रहे हैं तो रेलवे से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई अगर कहीं और वर्क किया है तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपने वर्क एक्सपीरियंस को जो है उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें भी लगभग 20, 25 या 30 क्वेश्चन बन सकता है। उस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा, ये देंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका जवाब अगर मुझे पूछा जाएगा तो मैं ये दूंगा। तो इस तरह से 20-30 क्वेश्चन तैयार कीजिएगा अपने खुद से वर्क एक्सपीरियंस पे। इसके अलावा जो है वर्क गैप होता है किसी का, मतलब ग्रेजुएशन और अभी के बीच में गैप है। मान लीजिए कई सारे लोग जिसका गैप 2 साल 3 साल तक है तो नॉर्मल है, जिसका लेकिन 5 साल प्लस गैप है, गैप का एग्जैक्ट रीजन पता होना चाहिए। 2-3 साल 4 साल गैप है तो वो बोल सकते हैं कि सर मैं तैयारी कर रहा था सर, फिलहाल मैं जो है सर आपके सामने में इंटरव्यू में उपस्थित हूँ। कुछ नहीं पूछेगा, बोला या 2 या 3 साल में रहेगा तो कुछ नहीं पूछेगा, नॉर्मली बोल दीजिएगा कि सर मैं तैयारी कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल में रहेगा दो पर्सपेक्टिव में चर्चा किया। पहला आपका इंटरव्यू हॉबीज, बेसिक इंट्रोडक्शन और हॉबीज पे ये तैयार करना है। दूसरा है वर्क एक्सपीरियंस, वर्क गैप और ग्रेजुएशन। इस 2 पार्ट को हम लोग अभी देखें। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोस्ट प्रेफरेंस पे। पोस्ट प्रेफरेंस जब अभी भरे हैं, या हो सकता है पहले अब तो मेंस में ही शायद भरा जाता है। मेंस में भरा जाता है क्या मेंस के समय? हाँ सर, उस भरा टाइम में भी जाता है, हुआ बट सर, प्रपत्र और 2 इंटरव्यू टाइम में भी देगा सर करने को। अच्छा ठीक है, तो वो जो भरिएगा तो वो आपसे वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मेरा पहला ऑप्शनल पहला प्रेफरेंस मैंने दिया था डीएसपी को दिया था, मतलब बिहार बीपीएस को दिया था, बिहार पुलिस सर्विस को दिया था। तो बिहार पुलिस सर्विस से फिर मुझे क्वेश्चन पूछ दिया, बड़ा सिंपल 2-3 क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा था कि अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो कौन सी 3 बुक ऐसा है जो अपने पास हमेशा आप रखिएगा, सोच कर देखें। तो फिर जो है चूंकि हम तैयारी किए थे तो हम बोले सर सीआरपीसी कब, सीआरपीसी, आईपीसी और
इंडियन एविडेंस एक्ट 1976, ठीक है। तो ये 3 में बोला था, तो ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन। पहला दिन पुलिस स्टेशन में जाइएगा तो आपका किस तरह से आप कम्युनिकेट कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि पहला जो है मेरा प्रेफरेंस था बीपीएस सॉरी। तो पोस्ट प्रिफरेंस क्वेश्चन आप लोग तैयार रखिएगा 3 प्रेफरेंस पे, पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस और तीसरा प्रेफरेंस। ये तीनों प्रेफरेंस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हो सकता है नहीं पूछा जाए, लेकिन तीनों प्रेफरेंस पे लगभग मान लीजिए अगर आपने सेलेक्ट किया बीएस सेलेक्ट किया, तो बीएस पे जो है 4-5 क्वेश्चन तैयार करके 10 क्वेश्चन तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट जो है बीपीएस सेलेक्ट किया तो बीपीएस पे 4-5-10 क्वेश्चन तैयार करके रखिएगा, या अदर प्रेफरेंस उसके बाद होगा तो उसके बाद तैयार करके रखिएगा। तो कुल मिलाकर 3 प्रेफरेंस पे आपको क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन तैयार करके रखना है। लगभग 30-35 क्वेश्चन का स्टॉक आपके पास रहेगा इस तरह से। इसके अलावा आता है नेक्स्ट पार्ट हमारा ऑप्शनल। तो ऑप्शनल जो है फिर अगेन ऑप्शनल से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। इसमें ये ऐसा है कि इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। ऑप्शनल से बिल्कुल तैयार रहिएगा, और ऑप्शनल से वैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि रिलेवेंट हो, बेसिक क्वेश्चन याद रखिएगा। बहुत टफ क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा, या पूछा भी जाएगा तो उसमें सॉरी बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही मैं बोला कि बहुत इजी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा उसमें आप दिक्कत कीजिएगा तो फिर वो दिक्कत होता है। इंटरव्यू पैनल के लिए वो अक्षम है। तो बेसिक जो क्वेश्चन होगा इंटरव्यू ये ऑप्शनल से वो तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज निकालिएगा ऑप्शनल का, उस चैप्टर में देख लीजिएगा इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या प्रीवियस ईयर का अमर बॉस को बोल देंगे यहाँ पे शेयर कर देने के लिए आप लोगों को। जो ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछा गया था उसका सूची हम लोगों के पास पहले से अवेलेबल होगा, तो वो ग्रुप पे आप लोगों को शेयर करवा देंगे। तो वो तैयार करके एटलीस्ट रखिएगा, और अपने मन से भी, मतलब मान लीजिए ऑप्शनल में 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में आप लोग तैयार करके रखिएगा ऑप्शनल में। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसका जवाब ये होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका जवाब इस तरह से हम लोग दे सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब इस तरह से दिया जा सकता है। और अगेन जो है नेक्स्ट और लास्ट जो है वो करंट अफेयर। करंट अफेयर अनंत है, ठीक है। करंट अफेयर का कोई था नहीं है। कई सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका जवाब आप नहीं दे पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉरी बोल दीजिएगा, समझे। माफी चाहता हूँ सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। एक सिंपल यही लाइन बोलिएगा, सॉरी नहीं, माफी चाहता हूँ सर, इसकी जानकारी नहीं। करंट अफेयर का, लेकिन जो वर्तमान का करंट अफेयर है जो कुछ चर्चा में रहा है, तो ऐसा लगभग 30, 40, 50 टॉपिक पे आप लोग बना कर रखिए। 30-40 टॉपिक पे जरूर बना कर रखिए। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्तमान में चल रहा है SIR। अभी अगर इंटरव्यू होगा तो SIR पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। SIR के बारे में बेसिक जानकारी आप लोग रखिए। SIR के बारे में थोड़ा मैं चर्चा भी आपको कर देता हूँ, क्योंकि SIR के प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व रहा, और SIR एक ऐसा प्रोसेस था जो कि मुझे लगता है कि अभी तक मेरे लाइफ का सबसे टफ काम कोई रहा तो SIR रहा है। और इसके अलावा जो पुराने लोग हैं जो 10 साल से जॉब कर रहे हैं, तो मैंने उनसे भी पूछा कि आपके अभी तक के जीवन का सबसे टफ काम क्या है, तो सबने SIR बोला। कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे यहाँ रिजाइन दे दिए थे SIR के कारण, जो वर्क प्रेशर पड़ा था तो रिजाइन भी किया। कुछ लोगों के ध्यान भी हुए SIR कारण, सोच सकते हैं तो कितना प्रेशर का काम था कि लगभग 3 लाख लोग हम लोग के यहाँ पे हैं, और लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग मेरे ब्लॉक में हैं। उसका नाम जोड़ना, उसको वेरीफाई करना, एक बहुत टफ, बहुत कॉन्क्रीट प्रोसेस है, टफ प्रोसेस है। और टफ होने का रीजन भी एक ये था कि जो BLO वगैरह काम करते थे, ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं, वो अपेक्षित रूप से काम पहले नहीं किए थे। मतलब वो टालने वाला, BLO का काम होता है, सबसे इजी वर्क था कि टालने वाला था, कोई मतलब नहीं, कोई पूछता नहीं था उनको। हम लोग भी नॉर्मली नहीं पूछते थे, जब इलेक्शन आता था उसे 1 सप्ताह पहले ही उसको बुलाते थे, अदरवाइज नहीं बुलाते थे। लेकिन BLO का इन्वॉल्वमेंट काफी रहा है इसमें। और एक समय के बाद जो है, जब मुझे लगा कि SIR में कैसे हम लोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो लगभग 150-250 टीचर को मैंने उसमें एक साथ 250 टीचर को इसमें जो है अपॉइंट कर दिया इसके लिए। 250 टीचर को एक साथ मैंने इसके लिए ये कर दिया कि हाँ, सभी टीचर इसमें लग करके, जो BPSC क्वालिफाइड नए टीचर हैं उनको इन्वॉल्व किया कि हाँ, आप लोग भी जो है SIR में इन्वॉल्व हुई है। तो SIR में क्या है बेसिकली कि 3 चीजें हैं। एक तो ये है कि फॉर्म 6, 7, 8। फॉर्म 6 होता है नाम जोड़ने के लिए होता है, किसी व्यक्ति का, नए व्यक्ति का अगर वोटर का है उसका नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 जोड़ा जाता है। पुराने फॉर्म 7 जो है डिलीशन के लिए होता है, 6 एडिशन के लिए होता है, 7 डिलीशन के लिए होता है, और 8 जो है रेक्टिफिकेशन होता है। तो फॉर्म 6, 7, 8 ये याद रखिएगा।
6 एडिशन, 7 डिलीशन, 8 रेक्टिफिकेशंस। किसी व्यक्ति का नाम सुधार करना है, डेट ऑफ बर्थ सुधार करना है, तो उसमें जो है या पता सुधार करना है, एड्रेस सुधार करना है। कोई व्यक्ति मान लीजिए मधेपुरा में है और आ गए पूर्णिया में आ गए, तो पूर्णिया में नई जगह पे उसका नाम जोड़ा जाएगा, तो फिर जो है फॉर्म 8 से उसका नाम जोड़ा जाएगा। और कोई व्यक्ति नया वोटर बना है तो उसका नाम जोड़ा जाएगा, तो फॉर्म 6 से उसका नाम जोड़ा जाएगा। तो ये जो है ये सब बेसिक चीजें हैं, इसको थोड़ा सा आप संज्ञान रखिएगा। इसके अलावा एएसडी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एसआईआर में। एएसडी सुने होंगे, कितना लोग एएसडी डाटा है इसका। तो एएसडी मतलब होता है ए से एब्सेंट, एस शिफ्टेड होता है, डी से डुप्लीकेट होता है। एब्सेंट इन द सेंस कि कोई व्यक्ति जो है बीएलओ उसके घर पे गया है, एनोरेशन फॉर्म को लेकर के गया है, एनोरेशन फॉर्म के लिए वो वहां पे उपस्थित नहीं था, तो उसको एब्सेंट कैटेगरी में हम लोग डाल देते थे। और उसके बाद जो है एस से शिफ्टेड होता था। कोई व्यक्ति मान लीजिए दिल्ली लगातार रह रहा है, 10 साल से दिल्ली में रह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में घर नहीं आता है या बहुत कम आता है, तो उसको जो है शिफ्टेड कैटेगरी में हम लोग डाल देते थे। उसके बाद जो है कोई व्यक्ति डेथ हो गया तो डेथ ही हो गया। डुप्लीकेट क्या होता था कि एक व्यक्ति का नाम मान लीजिए कि 2 जगह, प्रशांत किशोर के बारे में आपको याद होगा, अभी जो रिसेंटली चर्चा में रहा कि वोटर आईडी कार्ड जो बना था वो आपको 2 जगह वोटर आईडी कार्ड था, एक उसका बंगाल में भी था, एक बिहार में भी था। तो ऐसे व्यक्ति को डुप्लीकेट कहा जाता है। 2 जगह वोटर आईडी कार्ड नहीं होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड आपका सिर्फ एक जगह होना चाहिए। तो या तो वो बंगाल से दे सकता है या बिहार से दे सकता है। तो फिर यहाँ पे वहाँ के बीएलओ की गलती थी। अगर वो व्यक्ति जो है मान लीजिए शिफ्ट हो गया है तो उसको नाम वहाँ पे डिलीट कर देना चाहिए था बंगाल में, नई जगह नाम। यहाँ पे डुप्लीकेट होता है, तो डुप्लीकेट में 2 जगह व्यक्ति का नाम है तो हम लोग एक जगह उसका नाम रखेंगे, दूसरी जगह उसको हटा देंगे, तो इसको हम लोग एएसडी कहते थे। तो कुल मिला के आपको यही 5 जो टॉपिक है डबल एंट्री से फॉर्म 7 से हटाएंगे ना सर? नहीं, डबल एंट्री जो है हाँ डिलीट होगा तो फॉर्म 7 से डिलीट होगा सर। हाँ, एक जगह रह जाएगा, एक जगह फॉर्म 7 से डिलीट होगा। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है मेरी तरफ से। इस पे जो है आप लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है, यही 5 चीजों पे। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अमर सर हैं? अमर सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ चलिए। सर पीएच कैंडिडेट के लिए सर पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चूज करेंगे, क्योंकि हमें पता भी नहीं कि हर पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं। हर पोस्ट के लिए हम इस बार वैकेंसी में सबसे ज्यादा सीट किसके लिए है? सर एसडीएम के लिए। तो सर एक फर्स्ट में तो सर एसडीएम डाल देंगे, लेकिन उसके बाद सर क्या डाल रहे हैं ये समस्या आ रही है। एसडीएम ने बोले बीएस, बोले बीएएस, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है जी, समझे? बीएस पहला, एसडीएम नहीं बोलिए, बीएस बोलिए। ठीक है, तो पहला सेवा से बोलिएगा, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, समझे? तो सेवा का नाम लिखिएगा, बीएस लिखिए। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद तो पुलिस सेवा, उसके लिए तो मैं एलिजिबल हो नहीं सकता। नहीं, ठीक है। उसके बाद तो सर बहुत सारे पोस्ट है, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे लिए उपयुक्त क्या होना चाहिए। ठीक है पुष्पेंद्र जी, आपको बाद में कॉल करें। अमर सर से नंबर ले लीजिएगा, तो बाद में कॉल कीजिएगा, मैं बता दूंगा। सर अभी पोस्ट प्रेफरेंस का क्लास अभी हम लोग का नहीं हुआ है, अमर सर करवाएंगे, तो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा सर ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी, इसलिए सर बोले करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ प्रदीप जी। सर अभी मैं लोक स्वच्छता पदाधिकारी के तौर पे कार्यरत हूँ सर। कौन सा? लोक स्वच्छता पदाधिकारी सर। अच्छा, लोक स्वच्छता पदाधिकारी सर। कहाँ पे? सर यहाँ बेगूसराय में। अच्छा, तो सर इससे प्रोबेबल क्वेश्चन क्या हो सकता है सर? लगभग लोक स्वच्छता पदाधिकारी क्या होता है, बताइए हमको। सर बीपीएससी के द्वारा जो है इसका वैकेंसी आई थी 2022 में। अच्छा, लेवल 7 का जॉब होता है सर। नगर जो भी बिहार के नगर निकाय है सर, वहाँ उनकी पोस्टिंग होती है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, समझ गया। ब्लॉक स्तर पर स्वच्छता पदाधिकारी तो हम ही लोग होते हैं। सर नगर निकाय शहरी क्षेत्र के लिए ही पद है सर। हाँ, प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी हम लोग होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें बहुत कुछ है। इसमें स्वच्छता के लिए जो है वर्तमान में जो सरकार का प्रयास किया जा रहा है, वो आप जरूर जानकारी होनी चाहिए आपको। उसके बाद जो है कचरा सेग्रीगेशन जो है एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कचरा सेग्रीगेट किस तरह से किया जा रहा है। इसके अलावा जो है थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा आप इस पे भी, इंदौर मॉडल पे भी कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को भी भारत दर्शन में इंदौर दिखाया गया था वहां पे जाकर के।
तो वहाँ पे किस तरह से कचरा को सेग्रीगेट किया जा रहा था, कचरा से किस तरह से वहाँ पे क्या हुआ ना कि जो वहाँ का म्युनिसिपल है इंदौर का, तो वो कचरा के माध्यम से ही जो है उसको बेच-बढ़ के खुद सेल्फ सस्टेनेबल है वो। मतलब खुद अपना पैसा वो खुद देता है, उसको किसी सरकार से पैसा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतना वो काम कर चुका है, अपने सभी कर्मचारियों को खुद पैसा देता है, उसके बाद जो है उसमें और नया-नया कुछ बहुत सारा काम कर रहा है वहाँ पे। तो इंदौर मॉडल आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा कचरा एक बहुत व्यापक प्रॉब्लम है ना? मतलब इसको अगर जोड़ा जाए तो कॉप से भी आप जोड़ सकते हैं, समझे? पर्यावरण से भी आप कॉप से भी इसको जोड़ सकते हैं, जो यूएनएफसीसी का जो कॉप सबमिट होने वाला है, उसमें भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसका रहेगा, कचरा का रहेगा। कचरा निस्तारण बहुत बड़ा हमको लगता है कि आने वाले समय में मेजर समस्या क्रिएट करेगा ये। आने वाले मान लीजिए 10 साल में अगर कचरा निस्तारण पे जो है हम लोग अगर वर्क नहीं किए, सरकार इस पे वर्क नहीं की और जिस तरह से सरकार जो है अभी प्रखंड स्तर पे स्वच्छता कर्मी की बहाली किया, लेकिन उसको पैसा उससे सैलरी नहीं मिल रहा है और लोग जो है 30 रुपए पर मंथ जो देना था लोग दे नहीं रहे हैं। तो व्यापक स्तर पे इस पे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और व्यापक स्तर पे तैयारी भी करना चाहिए। बहुत बड़ा टॉपिक है ये। मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि पूरा इंटरव्यू इसी टॉपिक पे जा सकता है। तो ये याद रखिएगा कि बेसिक जानकारी आपको रखिएगा कि बिहार सरकार कचरा के लिए वर्तमान में क्या-क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है। कुछ विशेष इनिशिएटिव कचरा को लेकर के अभी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो वो उसका पता होना चाहिए। कुछ विशेष इनिशिएटिव आपके माध्यम से अगर 3 साल आप रहे हैं तो क्या किए हैं? कुछ इसकी आपको पूछा जा सकता है, वर्क एक्सपीरियंस निश्चित तौर पे आपसे पूछा जाएगा इसमें, ठीक है? तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं वो जो तैयार करके रखिएगा आप। सर, एसआईआर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था सर मेरा। सर जैसे कि पिछले 25 दिन में एक रिपोर्ट के मुताबिक 65 बीएलओ ने सुसाइड या उनकी डेथ हुई है। तो सर अगर हम एक एसटीएम के तौर पे कहीं पे कार्यरत हैं या डीईओ के तौर पे और हमारे नीचे के जो बीएलओज हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं इम्पॉसिबल वर्कलोड और डेडलाइन के बारे में, तो हम इसमें कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? हम कैसे उनको इस चीज में समाधान बता सकते हैं? एक चीज याद रखिए कि सरकार का नेगेटिव नहीं बोलना नॉर्मली, ये याद रखिएगा, ठीक है? बिहार में काम कचरा बीएलओ का काम हम लोग भी करवाया है, इसमें एसआईआर पे जितना भी काम होता है ग्राउंड रूट पे तो हम लोग करवाया। तो वो फिर जो है नेगेटिव नहीं बोलना है कि हाँ ठीक है सर डेथ होने का दूसरा भी रीजन हो सकता है, वर्कलोड तो रहता है, दूसरा भी रीजन हो सकता है। दूसरा बात क्या है कि यहाँ पे लिबर्टी आपको होता है कि आप जो है कुछ एक्स्ट्रा करवा सकते हैं, ठीक है? जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि 250 टीचर की हम जो है एक साथ उसको प्रतिनियुक्त कर दिए थे, एक साथ सबको अपॉइंट कर दिए थे कि हाँ चलिए आप एसआईआर में काम कीजिए, तो बीएलओ को वर्कलोड को तो कम किया ना वो, ठीक है? तो ये आपके पास लिबर्टी रहता है, उस समय में आपको इनॉर्मस पावर मिलता है, इलेक्शन कमीशन आपको बहुत पावर देती है, ठीक है? तो उस समय में जो है आपके पास पावर होता है कि आप किसी को भी आप वर्तमान में लगा सकते हैं, किसी को यूज कर सकते हैं। कैसे आपको करवाना है ये आप समझिएगा। जैसे हम लोग यहाँ क्या था कि इंटरनेट वगैरह वीक था, तो जितना भी हाई स्कूल था, +2 स्कूल था, सभी +2 स्कूल पे हम लोग वाईफाई इंस्टॉल करवाया। एचएम को बोल करके कि हाँ यहाँ पे वाईफाई इंस्टॉल कीजिए, और वाईफाई इंस्टॉल करने के बाद जो है टीचर वगैरह वहीं बैठता था और वहीं बैठ करके जो है सबको जो है एनुमरेशन फॉर्म था उसको ऑनलाइन करना था, अपडेट करना था, तो वहीं मोबाइल से कर देता था, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। और सर वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिटीजन पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए सिटीजन पार्टिसिपेशन जब तक नहीं बढ़ाइएगा तब तो कैसे काम चलेगा? इसके लिए वर्तमान में जो है जितना भी जनप्रतिनिधि है उसको बैठक करना है, बैठक करके जो है उसको जानकारी देना है कि हाँ ठीक है, ये जो प्रोसेस किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इस प्रोसेस के माध्यम से जो है कई सारे जो है इलीगल लोग थे। जैसे हम लोग जो है नेपाल की सीमा के पास हैं, तो नेपाल से जो है कई सारे लोग जो है इंडिया में जो है आ गया है या रहने शुरू कर दिया है, यहाँ पे वोट देता है। कुछ लोग ऐसा है कि वोट देकर के फिर नेपाल चला जाता है, मतलब नेपाल में रहता है, यहाँ पे वोटर आईडी बना लिया था, वोट देकर फिर नेपाल चला जाता था। कुछ लोग ऐसा है कि जो है मतलब बांग्लादेश वगैरह का है, जो कहीं के इन्वॉल्व हो गया बिहार वगैरह में आ गया है, तो उसको जो है वो एक तरह से कहीं न कहीं यूज कर रहा था, इस सिस्टम का एक गलत यूज कर रहा था, तो उन लोगों का नाम हटाया गया है। तो ये इनिशिएटिव तो लिया ही गया था। तो आप जो है वर्कलोड कैसे कम कीजिएगा, देखिए एक चीज़ याद रखिए,
जब इस तरह की परिस्थिति में आइएगा ना, जहाँ पे कि एसआईआर जैसे परिस्थिति में इसलिए इन्वॉल्व बता रहा हूँ कि किसी को कोई अनुभव नहीं है। अगर कोई 20 साल से भी जॉब कर रहा है तो उसको भी कोई अनुभव नहीं है। कोई 5 साल से नौकरी कर रहा है, कोई अनुभव नहीं है। कोई पहला दिन आया, उसको भी कोई अनुभव नहीं है। किसी ने एसआईआर देखा ही नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपको जो है इसको सॉल्व करना होता है। कैसे आप यूज कीजिएगा, कैसे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाइएगा, कैसे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बढ़ाइएगा, कैसे जनप्रतिनिधि के माध्यम से बढ़ाइएगा। कहीं जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी, पंचायत सचिव के माध्यम से भी सभी मुखिया जी को बोल करके हम लोग जो है जगह-जगह जहाँ लगा कि इश्यू हो सकता है, वहाँ पे मुखिया जी के माध्यम से वहाँ के लोगों को बुला करके वहाँ पे एक अलग बैठक किया, बैठक करवाया। डीएसएलआर सरोवरों को भी बुलाना होता था तो उनको भी बुलाते थे, समझे? तो ये आप पे अगर निर्भर करेगा कि आप उसको कैसे करवाइएगा, ठीक है? लेकिन जन भागीदारी करना पड़ेगा। जन भागीदारी के लिए सबसे पहले आपको जो है चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधि को बुला करके बात करना होगा। इसके अलावा जो है चुने हुए प्रतिनिधि के अलावा भी जो है जो उस पंचायत के इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, उनको बुलाइए। पूर्व मुखिया है तो उसको भी बुलाइए। तो ऐसे-ऐसे लोगों को बुलाइएगा, उसको बुला करके जो है अपना वर्ड रखिए, अपना रखिए कि सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ऐसा ही एक शानदार प्रयास है, एक एक अच्छी इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से जो है लोगों का नाम तो जोड़ा ही जा रहा है, साथ ही साथ जो है कई सारे लोग जो है जो गलत तरह से नाम जिसका जुड़ गया उसको हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। लोगों के पास अपनी बात रखेगा तो लोग सब सहमत होगा। अच्छे से किसी तरह किसी बात को रखिए ना, तो सब लोग सुनता है। सर इसके अलावा हम परमानेंट प्रोफेशनल इलेक्शन वर्क फोर्स बनाने के लिए कुछ सोच सकते हैं जिससे आगे चल के बीएलओ वगैरह पे ओवरबर्डन ना हो। मतलब सर जैसे टीचर्स वगैरह ही बीएलओ होते हैं ना नॉर्मली, या क्लर्क्स लेवल के होते हैं? नहीं, बीएलओ नॉर्मली जो है हाँ, टीचर होते हैं या जो पर्टिकुलरली मान लीजिए उस पंचायत के जो लोग होते हैं ना, उसी को हम लोग बीएलओ में देते हैं। ताकि उस पंचायत को उसकी जानकारी भी हो, वोटर को भी जानकारी हो। तो सर इसके लिए परमानेंट प्रोफेशनल वर्क फोर्स इलेक्शन के लिए किया जा सकता है ऐसा? मतलब इतना पैसा लगता है सरकार के पास है? वही बात हम भी बोल रहे वाले से सर। इलेक्शन ये कमीशन तो सैलरी का बर्डन आ जाएगा ना सरकार पे। बर्डन आ जाएगा। हम लोग जो है जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हम लोग इलेक्शन कमीशन के अधिकारी के रूप में काम करते हैं, समझे? जितना भी डीएम से लेकर के नीचे तक टीचर वगैरह सब जितना भी लोग हैं, जब इलेक्शन का काम होता है तो सब इलेक्शन कमीशन के स्टाफ होते हैं। उस समय में जो है चीफ सेक्रेटरी का भी नहीं सुनता, बिहार सरकार का भी नहीं होता। एसआईआर के समय में खास करके इलेक्शन के समय जब आचार संहिता लगती है ना, तो एमसीसी लगने के बाद हम लोग पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के जो है स्टाफ के रूप में काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। लेकिन इस बार एसआईआर के दौरान जो है एसआईआर के प्रोसेस शुरू होने के साथ ही हम लोग पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के स्टाफ के रूप में काम किया। गुजरात से सर हमारे कमिश्नर सर भी इस बार बिहार गए, 1 महीना का ड्यूटी लगा था उनका इलेक्शन में। हाँ सर तो इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछता है, जी सर, सेम क्वेश्चन सर, तो इंटरव्यू में सर हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो परमानेंट वर्क फोर्स की जगह आप कौन होते हैं इसको डिसाइड करने वाले कि जो है बोलेगे सर इलेक्शन कमीशन इस पे लगे हुए। इलेक्शन कमीशन जो है अभी जितना भी स्टाफ होता है ना, जैसे इलेक्शन कमीशन जो है मतलब मान लीजिए कि मेन भूमिका शुरू कर देता है, सरकार की भूमिका गौण हो जाती है। जब इलेक्शन कमीशन का भूमिका स्टार्ट होता है तो सरकार की भूमिका गौण हो जाती है। इसको देखिए हम पॉवर्ट के टर्म में इसको कुछ वर्ड था इसको। अमर सर हैं क्या? सर अमर सर अभी कहीं बाहर है इसीलिए ना बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, लाइन अभिकरण होता है, एक स्टाफ अभिकरण होता है, तो मतलब ये मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन डोमिनेंट हो जाता है। सोच कर देखिए कि बिहार में जो है जितने पदाधिकारी थे एसडीएम वगैरह का सबका, या बीडीओ वगैरह का भी, या सीईओ वगैरह का भी, सबका ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया था जून में, समझे? लेटर आ गया कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन सबको होल्ड करवा दिया। उस समय में ऐसा होता है कि किसी डीएम को भी ट्रांसफर अगर करना होगा, मान लीजिए यहाँ सहरसा के डीएम को मधुबनी भेजना होगा या कहीं और भेजना होगा, तो इलेक्शन कमीशन से स्वीकृति लेकर कहीं भेजेगा। इलेक्शन कमीशन नहीं चाहेगा तो नहीं आएगा। कोई एसपी का ट्रांसफर होगा तो वो भी करेगा। पदाधिकारी का जितना भी ट्रांसफर होगा इलेक्शन कमीशन की ही स्वीकृति से होगा, बिहार सरकार नहीं कर सकती। यही इशू हुआ, लेकिन बहुत मतलब कितना अप्रोच लगाया गया फिर भी नाम नहीं कटवा पाया सर। इलेक्शन कमीशन फुल पावर में आ जाती है उस टाइम में, बहुत पावरफुल, मतलब बहुत पावरफुल हो जाती है, अल्ट्रा पावरफुल होता है इलेक्शन कमीशन। यस इलेक्शन एमसीसी के समय में, खास करके एमसीसी के समय में इलेक्शन कमीशन अल्ट्रा पावरफुल होता है। और ये जो एसआईआर के दौरान में इलेक्शन कमीशन बहुत अल्ट्रा पावरफुल होता है, ये समझ लीजिएगा। बिना इलेक्शन कमीशन के समझ नहीं होता, पत्ता तक नहीं हिलता, ये समझ लीजिए। हाँ, और कुछ
सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हेलो गौरव जी से पहले ले लेते हैं। हाँ गौरव जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जो भी जेन्युइन मतलब कैंडिडेट थे, मतलब सपोज दैट इलेक्टोरल उसमें नाम था प्रीवियस के दौरान, और इस दौरान उनके एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उसका नाम कट गया है सर, तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जा सकता है सर? नहीं देखिए, नाम जो है ना एसआईआर के दौरान जो है एनुमरेशन फॉर्म कोई व्यक्ति मान लीजिए नहीं भरा, ठीक है, तो मान लीजिए किसी का आप ही का नाम मान लीजिए छूट गया, ठीक है, जी सर। पढ़ाई कर रहे थे पटना में या दिल्ली में थे, नहीं आ पाए, फॉर्म 6 हमेशा जोड़ने का विकल्प रहता है। अभी भी फॉर्म 6 के जाकर नाम जुड़वा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म 6 भर दीजिए, नाम आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी जो है, और हम लोग को चूंकि तो बिहार में तो मान लीजिए उस समय चुनाव चल रहा था, बिहार में चुनाव का फेज था, चुनाव आचार संहिता लगती है ना, एमसीसी लगने के बाद भी नाम जोड़ा जाता है। जो लास्ट डे नॉमिनेशन का होता है उससे 10 दिन पहले तक नाम जुड़ता है। तो हम लोग यहाँ लास्ट डे नॉमिनेशन था आपको 20 आई थिंक 20 अक्टूबर को लास्ट डे नॉमिनेशन था, तो 10 तारीख तक नाम जुड़ा गया था। आचार संहिता आपको लगा है आपको 3 नवंबर को, और अभी भी नाम तो अभी भी जोड़ा जा सकता है, कहाँ नाम नहीं जोड़ा जा सकता? बट सर ये अधिकार तो छीन लिया गया ना सर? क्या छीना गया? और ये इस बार का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें तो अधिकार तो सर वोट गिराने का तो वो तो खत्म हो गया सर। हम मेरा ही सपोर्ट डेट अगर मेरा नाम ऐड नहीं हुआ तो खत्म हो गया। मान लीजिए अगर आप जो है आप कॉन्शियसली आपके घर पे बीएलओ जा रहा है और वर्तमान में आप जो है उसमें आप उसको दे नहीं रहे हैं, इनोवेशन फॉर्म भर के नहीं दे रहा, ठीक है, इनोवेशन फॉर्म दे नहीं रहे हैं उसको, या मान लीजिए आप जो है कहीं शादी उदी में चले गए या कहीं बाहर चले गए, दिल्ली चले गए, अपने बेटा के पास चले गए, ठीक है, आप लौट करके आए लास्ट में आए, तो लास्ट में भी तो आपके पास नाम जो फाइनल मतदाता सूची का जो प्रकाशन हुआ है 30 सितंबर को हुआ, उसके बाद भी तो नाम जोड़ने का आपके पास ऑप्शन था। 3 तक तो आपको था। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि जो लास्ट डे नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन आचार संहिता के बाद नॉमिनेशन होता है, तो नॉमिनेशन का लास्ट डे जो होता है उससे 10 दिन पहले तक नाम जोड़ा जा सकता है। तो नाम जोड़ने का जो है जो था उस समय तो आप देते तो नाम जुड़ जाता आपका। अधिकार को कहाँ छीना गया? यहाँ पे तो भाई आपको अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा ना, कि इनोमिनेशन फॉर्म आपको भर के देना भी पड़ेगा ना। यस सर। तो सर जिनका छूट गया है अब सर उनका नहीं हो पाएगा अभी, फिर तो हो जाएगा। ओके। फॉर्म 6 जो है मतलब 12 महीना चलता है, फॉर्म 6, 7, 8 ये जो हमेशा प्रोसेस चलता है, ठीक है, ठीक है सर। एसआईआर के बाद जो है फॉर्म 6, 8, 7, 8 हमेशा चलता है, इसमें कोई दिक्कत कहीं नहीं रुका हुआ है ये सब एमसीसी। हाँ प्रतिमा जी। सर एमसीसी के समय यूजुअली कोई स्कीम चल रही है तो कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया जाता है, तो सर वैसे सिचुएशन में जो पहले से हमारी सीएम वाला जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चल रही थी, तो सर आई थिंक ये होल्ड नहीं किया गया था, बीच में भी सेकेंड टर्म में दिया जा रहा था, तो इसको कैसे टैकल कर सकते? पहली बात तो ये कि सरकार का बुराई नहीं करना है, ठीक है। यस सर। फ्री बीज जो दिया गया, कुछ देख रहे थे क्वेश्चन फ्री बीज को लेकर के आप लोग पूछ रहे थे, जैसे बिजली बिल को लेकर के एक कोई दिए थे 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, क्वेश्चन पता नहीं कौन भेजे थे कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही है? सर हम ही भेजे थे। आप ही भेजे थे ना, तो इस तरह का मत सोचिए, ठीक है। जनता उसको चुन के भेजा है, भाई आप कौन होते हैं उसको भी बोलने वाले कि 10वीं बार चुने गए, 12वीं बार चुने गए, पब्लिक बेहतर है ना। सर मैं स्कीम के साथ हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ड्यूरिंग एमसीसी यूजुअली बंद हो जाते हैं, तो मतलब ये नहीं ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए चल भी गया है तो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं बोलना। एक तो इसका लीगल ग्राउंड ये है सर कि अगर कोई स्कीम चल रहा है और एमसीसी के दौरान भी उसका बेनिफिट देना है सर, तो उसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेना पड़ेगा सर। तो इसमें बिहार सरकार के केस में सर वो जो महिला वाला जो मैम ने अभी जो सवाल किया सर, उसमें उन्होंने बिहार सरकार वो परमिशन ले चुकी थी, और सर यही जो अदर स्टेट्स में होता था जहाँ पे ये एलिगेशन लगाया जाता था कि अपोजिशन की सरकार होती है स्टेट में तो इलेक्शन कमीशन स्कीम्स को रोक देता है, तो उसका सर लीगल ग्राउंड बस इतना सा था कि सरकार परमिशन नहीं लेती है इलेक्शन कमीशन से तो उसको रोका जाएगा। पर बिहार के केस में सर लीगल ग्राउंड सर इतना ही है
कि वो परमिशन बिहार सरकार ले चुकी थी पहले ही कि हम वो इलेक्शन के एक दिन पहले तक हम पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए उसको अलाउ किया गया था सर। ठीक है। और लेकिन एक चीज और याद रखिए, कोई भी स्कीम अगर स्टार्ट होती है, जो इलेक्शन से पहले स्कीम स्टार्ट हो गया, रनिंग स्कीम है, तो वो रनिंग स्कीम चल सकता है। जैसे एक और उदाहरण मैं एग्जांपल दे देता हूँ हम लोग अपने ब्लॉक वगैरह का, कि पंचायत समिति ब्लॉक की जो है एक संस्था होती है, एक इम्पोर्टेंट संस्था है। तो पंचायत समिति मान लीजिए कोई योजना है, स्कीम है, कहीं का रोड बनाना, मान लीजिए आधा किलोमीटर का रोड है, मान लीजिए 500 मीटर का रोड है, तो उस रोड को पारित हम लोगों ने कर दिया, और पारित करने के बाद जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति हम लोगों ने दे दिया। तो अगर वो इलेक्शन एमसीसी से पहले स्वीकृति दे दिया, तो ड्यूरिंग एमसीसी वो काम भी हो सकता है, उसका पेमेंट भी हो सकता है, भुगतान भी करवा सकते हैं। लेकिन एमसीसी लगने के बाद उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं। समझे इस बात को प्रतिमा जी? जी सर। एमसीसी लगने के बाद जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन नहीं किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन अगर पहले किया जा चुका है, तो वो एमसीसी के दौरान भी वो किया जा सकता है, उसका पेमेंट किया जा सकता है, उसका भुगतान किया जा सकता है। ठीक है। ओके सर, सर। प्रशासनिक एक्चुअली स्वीकृति मिलने के बाद अगर मिल भी चुका है, लेकिन अगर संबंधित एजेंसी को मतलब टेंडर वगैरह हो गया है, लेकिन सर वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया है, तो क्या मतलब उसके बाद हम वर्क ऑर्डर दे सकते हैं? नहीं, वर्क ऑर्डर वही हुआ है, जो मैं बोला हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन अगर हो गया, सैंक्शन के साथ ही साथ वर्क ऑर्डर दे दिया जाता है। तो वर्क ऑर्डर सैंक्शन अगर दे दिया किया जा चुका है एमसीसी से पहले, तो फिर दिक्कत नहीं है, समझे? लेकिन अगर वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया, तो वर्क ऑर्डर आप इसमें एमसीसी के समय नहीं दे सकते। वर्क ऑर्डर पहले मिला हुआ तब आप पेमेंट कर सकते हैं, उसका काम हो सकता है, पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सर एक और क्वेश्चन है सर, जैसे कि सर मैंने अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला है, तो सर पहला में बीएएस है, दूसरा में बीपीएस है, तीसरा में सर रजिस्ट्रार है, और चौथा में सर एमईओ है, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो सर जैसे कि हम अभी नगर निकाय से जुड़े हुए हैं, तो मेरा जैसे कि है चौथा प्रेफरेंस एमईओ है, जबकि तीसरा और रजिस्ट्रार है। तो इससे सर कुछ एडवर्स वो नहीं इम्पैक्ट जा सकता है? जी, अभी हम लोग सर नगर निकाय में काम करते हैं, तो हम लोग जिसको रिपोर्ट करते हैं वो एमईओ होते हैं। एमईओ अच्छे नहीं लगते हैं क्या आपको? सर लगते हैं, बट जो है तीसरा हम सर रजिस्ट्रार, मतलब उन्हीं से पूछे बेसिकली पोस्ट प्रेफरेंस, तो खुद सजेस्ट किए कि तीसरा सही होगा, तीसरा डालिए आप रजिस्ट्रार। नहीं, रजिस्ट्रार तो सही है। रजिस्ट्रार आपको ऊपर, बीएस से ऊपर लोग रजिस्ट्रार को पहला ऑप्शन में देता है। रजिस्ट्रार सबसे अच्छा पोस्ट में आता है। जी सर, बस यही हम लोग था जानना है कि ऐसा ना हो कि इंटरव्यू में कि कुछ एडवर्स इम्पैक्ट जाए उसका। नहीं, तो ठीक है, उसको जस्ट देखिए, आप इंटरव्यू में क्या आप पोस्ट प्रेफरेंस दिए हैं वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं उसको। आपके लिए बीएस अगर इम्पोर्टेंट है, तो आप बोल सकते हैं सर मेरे लिए बीएस इम्पोर्टेंट है, उसके बाद बीपीएस इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सब रजिस्ट्रार इम्पोर्टेंट, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है। हेलो हेलो। हाँ, ऋषिराज जी। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैंने कि बस तीन करना था, तो मैंने उसे डाल दिया था। जैसा कि आपने बताया रजिस्ट्रार को लेके, कि रजिस्ट्रार वाला पोस्ट अगर डालते हैं तो अच्छा जॉब है, अगर मतलब कैसा है मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में। बस हमको इतना पता है कि वो पंजीयन वाले विभाग में रहते हैं और उनका ये काम है। तो एक रजिस्ट्रार साहब हैं, मतलब कल परसों ज्वाइन करेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो उनसे ही क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, हो सकता है कल या परसों आएंगे इंटरव्यू में। और इंटरव्यू पैनल में भी हमारे हैं वो, समझे? तो वो सीडीपीओ को जॉब छोड़ करके रजिस्ट्रार में गए हैं, तो उनसे पूछिएगा, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और था। जैसे कभी कभी होता है कि कहा जाता है कि इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चन फंसाए जाते हैं ताकि आपको डिसीजन लेने का देखना होता है कि आप अपने डिसीजन पर स्टिक हैं या नहीं है, और आपका जवाब निगेटिव तो नहीं है करके। तो वैसे क्वेश्चन जैसे अगर आता है किसी भी इंटरव्यू में, मतलब पैनल के अंदर में अगर आता है, तो वैसे क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए? जो आपने जवाब दिया उसी पे स्टिक रहना है, या फिर जो आपका फैक्ट बेस पे है उस पर स्टिक रहना है? नहीं, मैं समझा नहीं। आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए ऋषिराज जी, क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट ये। ठीक है, अमर सर किधर हैं? अमर सर आए हैं अभी तक? सौरभ जी
सर अमर सर ज्वाइंट है लेकिन वो बोल नहीं रहे क्योंकि वो बाहर है, बहुत नॉइज हो रहा है वहाँ पे। अच्छा ठीक ठीक ठीक। सर एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो पोस्ट वोस्ट से रिलेटेड चीजें हैं ना, वो तो सर हो जाएंगे 1-2 दिन में, जो भी सर करवाएंगे वीडियो। तो जैसे सर बिहार के प्रशासन से आप जुड़े हुए हैं, आप सर जैसे अभी 2-3 बात हम लोगों को बताएं कि सरकार का बुराई नहीं करना है या वैसा व्यू आपको नहीं रखना है। इलेक्शन कमीशन एक संस्था बड़ी मतलब संवैधानिक है, उस पर आरोप नहीं लगाना है। जैसे कि वो अभी सौरभ सर बता रहे थे कि वीओलो का जो डेथ हुआ, तो वो उसके परिप्रेक्ष्य में आपने बताया कि सर वो कोई अन्य कारण भी आप हो सकते हैं उनके मृत्यु के, हो सकता है कि जो भी हो, और हमें नहीं दिखाना। तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है सर, ऐसा एक्सपीरियंस ही हम लोगों को शेयर करिए, 10 मिनट बताइए सर, और ताकि हम लोग को और सीखने का मौका मिले कि कल को हम लोग अधिकारी बने तो हमारे अंदर ऐसी क्या अभी से गुण डेवलप करना है ताकि हमको अभी से सहजता फील हो। सर आप अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर करें। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि लोग से कैसे प्रॉब्लम का समाधान होता है कि लोगों से अच्छे से बात कर लीजिए। क्यों होता है कि आपका कलर कोड बहुत अच्छे से बात नहीं करता वो लोगों से। तो जब भी मिले समय कि हाँ ठीक है, लोग अब आपके पास आया है तो उसका सुन लीजिएगा ना, तो 50% समस्या का समाधान सुनने से हो जाता है। तो एक बेहतर लिसनर आपको होना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि मान लीजिए हमारे ही बगल में क्या हुआ था कि एक लड़का जो है रील बना रहा था, मतलब बहुत कम एज का लड़का था, आई थिंक 12-13 साल का लड़का रील बना रहा था। और रील बनाते-बनाते जो है वो एक गोली चला दिया। मतलब सोचिए 13-14 साल के बच्चे के पास पिस्टल था और गोली चला दिया। मतलब नहीं होता है हवा में फायर कर देना या नीचे देख, मतलब 3rd फ्लोर पे शायद छत पे था, छत से रील बना रहा था। और फायर कर देना, एक ऊपर फायर कर देना हवा में, एक नीचे फायर कर देना। तो नीचे जो फायर किया वो एक व्यक्ति को जाकर के एक लड़का को लग गया। वो लड़का जो है अपने पिताजी का इकलौता संतान, मतलब इकलौता संतान नहीं था, लगभग 3-4 बहन थी, इकलौता वो बेटा में था। उसको जाकर लगा और डेथ हो गया और उसका एज था आई थिंक 6-7 साल। समझ रहे हो? तो 14 साल का लड़का रील बना रहा था, 7 साल का लड़का जो है उसका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद जो है फिर रोड पूरा ये लोग जाम कर दिया, मेन रोड जाम कर दिया, एनएच जाम कर दिया। एनएच जाम करने के बाद जो है फिर लाश लेकर के बैठ गया और उठने के लिए तैयार ही नहीं। समझ रहे? मेन रोड पे आप सोचिए इस तरह का हंगामा हो रहा है, ऊपर में जिला से डीएम सर का कॉल आ रहा है, वहां से एसपी साहब का कॉल आ रहा है, सब लोगों का कॉल आ रहा है। अंतुगत्वा चूंकि जहाँ पे आप होते हैं समाधान आप ही को करना होता है। ऊपर से सिर्फ बोलेगा कि जाकर सॉल्व करो, ठीक है, और जाकर आप ही को सॉल्व करना होता है। तो फिर हम लोग वहाँ गए, पहुंचे, मिले, और मिल करके ज्यादातर समय क्या होता है ना कि ऐसी जगह पे हम लोग जाते हैं तो एक आदत हम लोग बनाया है कि ज्यादा बोलेंगे नहीं, सामने वाले को ज्यादा बोलने देंगे। सामने वाले ज्यादा बोलता है तो उसका भड़ास निकलता है, और भड़ास निकलता है धीरे धीरे शांत हो जाता है। समझ रहे हैं? मर गया वो व्यक्ति को तो ला नहीं सकते हैं हम लोग, उसको जीवित किया नहीं जा सकता है। जो व्यक्ति का जो गन रखा हुआ था वो भी गलत था। समझा? तो वैसी कंडीशन में जो होता है, पहले सुनिए, अच्छा से सुनिए, लोगों को सुनिए, पहले खुद सुनिए, ज्यादातर सुनिए, उसके बाद जो है फिर जो है कम बोलिए और जो इफेक्टिव बोलिए। तो उससे जो है क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बहुत एनर्जी मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं, बड़ा से बड़ा मुद्दा सॉल्व होता है। इस तरह से लगभग हम 2530 मुद्दा ऐसा सॉल्व किया है, जो इस तरह का मुद्दा सॉल्व किए हैं, सुन के सॉल्व किए हैं, प्रेम से बात सुन के सॉल्व किए हैं और समझ के सॉल्व किया है। तो इस तरह से होता है। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेट अच्छा से कीजिए, अपना लिंक रखिए, लोगों से अच्छे से बातचीत कीजिए, ठीक है। ईगो को मत हर्ट कीजिए, बहुत सारे लोगों को ईगो होता है, उसको हर्ट कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो मिला के चलना होता है बेसिकली। जैसे सर एक जैसे कि हम भी यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, अभी गुजरात हमारी पोस्टिंग है। तो सर जैसे कि यहाँ भी होता है, जैसे कि आप तो सर डायरेक्ट मुखिया से आपका ज़्यादातर वो ग्रामीण परिवेश में काम रहता होगा। जैसे मेरी मम्मी भी पंचायत समिति रह चुकी है, तो उस दौरान हमने देखा सर कि कभी-कभी होता है कि बीडीओ सर से नोक-झोंक हो जाता है। तो इस टाइप के प्रेशर को सर आप वहाँ पे कैसे हैंडल करते हैं? मतलब अगर कोई दबाव, वो अपने एरिया का दबंग टाइप का कोई चुन के आ गया है वहाँ बैठ पे, के चाय पिलाइए। उससे तो सर आपका तो हमेशा करना ही रहेगा उसको, मतलब फंड से रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड चीज़, तो वो तो आते ही रहते हैं ब्लॉक में आपसे मिलना। तो कैसे हैंडल करते हैं इन सब चीज़ों को बैठिए सर? चाय पिलाइए, थोड़ा सा बैठिए, चाय वगैरह पीजिए, बात होते रहेगा।
ठीक है। अच्छा। एक बार जो है ना एक अभय सर थे, ठीक है। तो एथिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताए थे, समझे। वो एथिकल चीज बताए थे का पार्ट एक बताए थे, एक केस स्टडी बताए थे। बोले थे कि एक मान लीजिए डीएम है, ठीक है। उस डीएम को जो है गौरव जी थोड़ा माइक म्यूट कर लीजिएगा। उस डीएम के जो है 200 करोड़ का जो है उसको एक टेंडर है जो रोड है उसको बनवाना, ठीक है। और वहाँ पे जो है एक दबंग व्यक्ति है जो कि उस टेंडर को बनवाने नहीं देना चाह रहा, ठीक है। तो डीएम फिर उसको कैसे हैंडल करेगा? तो बोले कि अगर डीएम होगा तो उसको सबसे पहले क्या करना है कि उस व्यक्ति को जो उसको आ, आ, बनने नहीं दे रहा है उसको बुलाइए। उसको बुला करके जो है ना होता है कि थोड़ा सा प्रेम से बात करना, बात कीजिए उससे, समझे। चाय वगैरह पिलवाइए, कॉफ़ी पिलवाइए। फिर बोलिए कि देखिए ये पेपर जो है मतलब ये पेपर जो है आपको लगेगा, ये पेपर लेकर के आइए बनवाइए। 1 महीना उसको वो पेपर बनाने में लग जाएगा। उसके बाद फिर आएगा, फिर जो है किसी पेपर पे उसको बोल दीजिएगा हाँ ये पेपर लगेगा, जो है ये पेपर जो है लगेगा। काम तो आप ही लोग करना है भाई। पंचायत रोड बनेगा तो आप ही लोग के बढ़ोतरी के लिए होगा। रोड बनेगा तो आप ही के लोगों का विकास होगा, आप ही के लोगों का विकास होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1-2 महीना लगेगा। फिर उसको 15 अगस्त में अगर हो तो चीफ गेस्ट बुला लीजिए, 26 जनवरी में हो तो चीफ गेस्ट बुला लीजिए। उसके बाद फिर उसको बोलिए कि भाई इससे बड़ा प्रोजेक्ट हम आपको देंगे, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट या 500 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है वो हम आपको दिलवाएंगे, समझे। इसको पहले बनवाने में मदद कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो ऐसे करते करते 2 साल 3 साल बीत जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, उसका काम भी हो जाएगा। समझ रहे हैं पवन ये जी? सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट स्किल सर, ठीक है सर। हाँ, यही होता ही है एक्चुअल में। अगर आप देखिएगा तो उससे आप उलझ नहीं सकते हैं। एथिक्स में ये चीज़ बताया गया था। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में जो है उसको डिप्लोमेसी इसलिए कहा जाता है कि भाई उसको मिला कर भी रखना है, काम भी करवाना है। हमारे यहाँ खुद हुआ था। आपके चूंकि मम्मी पंचायत समिति सदस्य है, हम जो आए थे ना तो यहाँ पे जो है एक मतलब उप प्रमुख चेंज हो गया था। और जो दूसरा उप प्रमुख चेंज हुआ था, जो पहले का उप प्रमुख था जो बदल गया था, वो हाईकोर्ट में केस कर दिया। अब हाईकोर्ट में केस कर दिया तो प्रमुख को कोई योजना ही नहीं करने दे रहा था, समझे। तो प्रमुख कोई योजना नहीं करेगा तो भाई डेवलपमेंट कैसे होगा क्षेत्र का? हम आए तो उसको बैठा करके कैसे कैसे करके हाईकोर्ट का मैटर को क्लियर करवाया है। उसको बैठा करके जो है योजना करवाया है और दोनों को योजना दिए हैं। किसी और को आ रहा है तो उसको भी देते हैं, सबको मिला करके लेके चलते हैं। यही एडमिनिस्ट्रेशन है। ये याद रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है एक बाघ मतलब बिल्ली की तरह है जो अपने बच्चे को जो है अगर बहुत जोर से पकड़ेगी तो वो जो है उसका गला दब जाएगा, और बहुत धीरे से पकड़ेगी तो वो जो है गिर जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग का वैसा ही है। बहुत जोर से भी नहीं दबाना, बहुत धीरे से भी नहीं दबाना, बहुत टाइट भी नहीं रहना, बहुत धीरे भी नहीं रहना, मतलब धीमा भी नहीं रहना, समझ रहे हैं। बहुत लूज भी नहीं रहना। जी धन्यवाद। बुद्ध का जो मध्यम मार्ग होता है ना, ये बेस्ट मार्ग होता है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? महिला में कोई सिर्फ प्रतिमा जी पूछे, और कोई महिला तो जुड़ी हुई दिख रही है। ठीक है, आई होप सबका क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। सर बस एक सर मेरा एक क्वेश्चन है था। हाँ आप पहले पूछ लीजिए। सर मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल है सर, इलेक्ट्रिकल से। तो उसमें सर डायमेंशन या फिर जो भी दायरा होता है वो कहाँ तक रखना होना चाहिए सर, इंटरव्यू के दौरान से या फिर प्रिपरेशन के दौरान से? नहीं, देखिए एक चीज याद रखिए कि वो आपको जो आप इलेक्ट्रिकल, जो हम लोग भी सीएस के हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका टेस्ट नहीं ले रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आप जो किए हैं, हाँ, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज कीजिएगा ये याद रखिएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो सकता है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक एस्पेक्ट होता होगा, समझे। वो सब तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन बेसिक कुछ कुछ क्वेश्चन तैयार करके रखिएगा। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई बंदा होगा तो हो सकता है वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। बस ये पूछा जाएगा कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करने में या उसको बेहतर बनाने में किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो ये सब क्वेश्चन को तैयार करके रखिएगा, ठीक है। यस सर, यस सर। सर ये एमएसएमई के लिए जो न्यू लेबर कोड्स हैं, ये कैसे बेनिफिशियल या चैलेंजेज फेस कर सकते हैं, और सर इसका जो कंप्लायंस बर्डन है इसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? सॉरी सर, मुझे थोड़ा आज खराब है मेरा।
तो आवाज सही से नहीं आ रही होगी। अब समझ पा रहे हो मेरा क्वेश्चन? नहीं ठीक, मैं समझ गया हूँ। एमएसएमई का जो है, जो नया लेबर कोड आया है, इसका चूंकि हम इसको स्टडी नहीं किए, पढ़े नहीं है इसको, इसलिए हम एग्जैक्टली इसको बता नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, एक ओवरऑल एमएसएमई के बारे में आप लोग को जानकारी रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और बीपीएससी में तो कई बार क्वेश्चन पूछा है, मेंस वगैरह में कई सारे क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें एग्जैक्टली मुझे जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा जवाब देने से बचूंगा। ठीक है सौरभ जी? हाँ ठीक है सर, कोई सुनिए। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि आपने भी सर वो 5 भाग बताया, इंटरव्यू के 5 पार्ट्स होते हैं, उस पे आपको काम करना है सर। इससे जैसे कि अगर ऑप्शनल किसी का, मेरा जैसे साइकोलॉजी है, तो उस पे तो जो प्रश्न बनेगा बना ही लेंगे। इससे हटके भी सर जीएस के और भी जो पेपर हैं उस पे भी हमारा फिर से एक बार रिवीजन होना चाहिए। नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए पूछने के लिए उसके पास मतलब मान लीजिए कि 30 मिनट तो मैक्सिमम इंटरव्यू चलता है, 25 से 30 मिनट चलता है। तो जाते ही जैसे आप जाइएगा तो पहली बात तो वहाँ पे जो है इन कीजिएगा, उसके बाद जो है जो उसका विश होता है, विश करना है, गुड मॉर्निंग सर। बैठने के चेयर के पास चले जाइएगा, खड़े रहिएगा, बैठने के लिए बोला जाएगा तो बैठिएगा। और उसके बाद जो स्टार्ट करेंगे तो मतलब 5 मेंबर होते हैं, ठीक है, 4 या 5 मेंबर होते हैं। तो हर एक मेंबर अगर 2 क्वेश्चन पूछता है तो ही समाप्त हो जाता है। मौका रवि सर। हाँ अमर सर। हाँ, थोड़ा सा आज इधर आ गए थे तो पार्टी टीम, तो और सब ठीक है सर? सारी ठीक है चीजें सर, हो गया। बच्चे लोगों का जो भी है सब ठीक, मिलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, फिर से जुड़ेंगे हम लोग। ठीक है ना सर? आवाज जा रही है सर? हाँ सर। हाँ तो धन्यवाद सर, आपका जो भी सजेशन रहा बच्चों को, उम्मीद करते हैं बच्चे भी सब चीज़ों से सीख पाए होंगे। और कुछ क्वेश्चन हमारे पास थे सर, तो उसको है ना हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, उसका कुछ बना के हम लोग शेयर कर देंगे ताकि चीजें लोग को स्पष्ट हो जाए। हर प्रश्न का जवाब पॉसिबल नहीं है सके, ठीक है ना सर? नहीं, एक चीज और बता रहे हैं सर कि हम लोग का जो है ना इंटरव्यू का क्वेश्चन होगा वो दे दीजिएगा इन लोगों को। हाँ दे देंगे, वो बन रहा है अभी, 1-2 दिन में तैयार हो जाए तो सारे दे देंगे। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर इंटरव्यू कक्ष में सर जाने के बाद सर जो है जितने मेंबर रहेंगे सभी को विश करना है, या फिर एक बार विश करके सबके तरफ देख लेने से हो जाएगा? बस वही करना है। एक बार देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है सामने, मान लीजिए आपके पास, ठीक है, आप कहीं के डीएसपी हैं, समझे, और आपके ऑफिस में जो है डीजीपी आया हुआ, एसपी भी है, आप किसको सैल्यूट कीजिएगा? प्रदीप जी? सर सामूहिक तौर पे सबको विश किया जा सकता है ना सर? हाँ वही बात है। नहीं, आप डीएसपी को सैल्यूट, मतलब डीजीपी को सैल्यूट कीजिए भाई। जी सर, फर्स्ट प्रायोरिटी सीनियर को दिया जाता है। सामने वाले को जो है ना गुड मॉर्निंग सर, उसके बाद सर दोनों तरफ से हिला देना बस, ठीक है, समझे? जोर से बोलना है, जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर हो गया सर, दोनों तरफ सर हिला देना बस। सर अगर बोर्ड में सर अगर मतलब मैम रहेंगी तो क्या ऐसा रहा है कि मतलब पहले उनको करे या और जो भी हेड है उनको? पहले हमेशा जो है चेयरमैन को किया जाता है, ठीक है। चेयरमैन आपके सीधे सामने बैठते हैं, तो पहले चेयरमैन किया जाता है, उसके बाद दोनों तरफ से हिला दिया जाता है, समझे सर? हिला करके धीरे से, समझे, बस हो गया सर। और थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, ठीक है ना सर? ठीक है सर। जी सर, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू अमर सर।